नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। स्वागत कर रहा हूं आप सभी का अनअकैडमी पर, जिसमें आज हम इंडिया का मैप पढ़ने जा रहे हैं और विशेष रूप से भारत का मध्य में स्थित राज्य जिसका नाम है मध्य प्रदेश, उसे हम पढ़ रहे हैं। वो राज्य जो अपने यहाँ पर शेर और तेंदुओं की संख्या के लिए जाना जाता है, वो राज्य जो कि भारत में अपने यहाँ पर उपस्थित सबसे अधिक वन क्षेत्र के लिए जाना जाता है, उस राज्य में आपका स्वागत है। तो स्वागत है मेरे प्यारे साथियों मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के इस सफर में आप हमारे साथ हैं और बहुत कुछ आज आप हमारे इस सेशन से सीखने वाले हैं, ऐसा हमारी आपसे उम्मीद है। ए वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो भी मेरे प्यारे साथी इस समय उपस्थित हो चुके हैं, सौभाग्य है, दिखाई दे रहे हैं। हाँ भाई, संदीप, तीर्थराज, अजय, आशुतोष, दिलीप, सभी साथियों का गुड मॉर्निंग। आदित्य, सुरजीत, साहिल, सभी साथियों का गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी बात, और वो क्या है, रेफरल कोड के संबंध में कर दी जाए। और रेफरल कोड है मेरा अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप मेरे साथ मेरे कल से शुरू हो रहे करंट अफेयर के नए बैच में शामिल हो सकते हैं, जो कि शुरू होने जा रहा है यूपीएससी पर पेड कोर्स में, प्लस कोर्स में। मेरे प्यारे साथियों, इस कोर्स के लिए आप मुझे अनअकैडमी पर, मैं लास्ट में इसका तरीका भी बता दूंगा कैसे आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। 1 साल की फीस के साथ अगर आप इस कोर्स को परचेज करेंगे, या फिर कितनी भी फीस के साथ, 1 साल 2 साल के साथ, तो अंकित 10 लगाने पर आपको 10% डिस्काउंट के साथ मेरा कल से आने वाला कोर्स आपको मिल जाएगा। और मेरे साथ में यूपीएससी में पढ़ाने वाले जितने भी एडुकेटर्स हैं, उन सब की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ एसएससी में भी मेरा कोर्स वर्तमान में चल रहा है, जीके का फाउंडेशन बैच, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ाई जानी है। मैं वर्तमान में वहां ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, तो आपका स्वागत है। आइए साथियों, शुरू करते हैं शुभस्य शीघ्रम मध्य प्रदेश की यात्रा। आइए मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारे यहाँ पर जब उत्तर प्रदेश का निर्माण हुआ था, तो उत्तर प्रदेश को उत्तर क्यों कहा गया था? क्योंकि ये नॉर्थ में था। भाई, अगर उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पूछा जाए कि क्यों कहा गया था नदर्न प्रोविंस, क्योंकि ये नॉर्थ में था। तो दिशाओं का निर्धारण कैसे हुआ? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों, जब नदर्न प्रोविंस ये है, तो यहां पर मध्य में होने के कारण इसे मध्य प्रदेश कहा गया, अपनी सहूलियत के हिसाब से। लेकिन ये लॉजिक हर जगह वैलिड नहीं होगा, फिर तो ऐसे पश्चिम प्रदेश होना चाहिए, इसका नाम पूर्व प्रदेश होना चाहिए। हालांकि आम बोलचाल की भाषा में आप इसे पूर्वोत्तर कहते जरूर हैं, बट द पॉइंट इज मध्य में होने के कारण इसे मध्य प्रदेश कहा गया। और जो आपको चारों तरफ के स्टेट दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम में अगर आपको बताऊं, तो मेरे प्यारे साथियों, इसके अगर दिशाओं के हिसाब से चलते हुए बात करें, तो ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे साउथ है, लेफ्ट में वेस्ट है, राइट में ईस्ट है। तो आपको दिखाई पड़ता है कि इसके नॉर्थ वेस्ट में स्थित है राजस्थान, इसकी जस्ट नॉर्थ में स्थित है उत्तर प्रदेश। इसके साथ में अगर ईस्ट में बात करें, तो ईस्टर्न पोर्शन पर भी उत्तर प्रदेश स्थित है। नीचे की तरफ स्थित है छत्तीसगढ़, यानी कि साउथ ईस्ट में। और इसके अतिरिक्त मेरे प्यारे साथियों, साउथ वेस्ट में स्थित है इसके महाराष्ट्र। गुजरात के साथ में इसका वेस्टर्न पोर्शन तट में आता है। क्लियर है? अच्छा, चूंकि हम लोग ऑलरेडी राजस्थान पढ़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश पढ़ चुके हैं, तो आज हमें समझने में बहुत सहूलियत मिलने वाली है। जैसे सबसे पहली सहूलियत तो हमें यही मिल रही है कि ये जो क्षेत्र बिल्कुल बीच में घुसा हुआ है, इस जिले का नाम ललितपुर है। क्यों भाई, याद है ना आप सभी साथियों? हाँ भाई, इसका नाम ललितपुर है। ये देखते ही अब तो हमें याद हो गया है। हम लोग जिस जिले को यहां देख रहे हैं, इसका नाम सोनभद्र है। अब तो हमें यह याद हो चुका है, ये सोनभद्र है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब बातें आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से याद रह जाएंगी, क्योंकि अब धीरे धीरे हम इसकी डिटेल चर्चा में चल रहे हैं। फिलहाल के लिए हम ये याद कर लें कि 1, 2, 3, 4, 5 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश। जहां हमने राजस्थान में भी 5 राज्य पढ़े थे कि 5 राज्यों से राजस्थान सीमा साझा करता है, वैसे ही मध्य प्रदेश भी 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से सीमा साझा कर रहा था। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को तो अंतरराष्ट्रीय सीमा मिली हुई थी। राजस्थान और उत्तर प्रदेश को तो अंतरराष्ट्रीय सीमा मिली हुई थी। हाँ भाई, मालूम है कि दिल्ली जो है, वो यूपी जो है, वो यूनियन टेरिटरी, एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली से भी बॉर्डर साझा करता है। लेकिन मैंने पूछा आपसे, सवाल स्टेट का था। मैं आपसे बोल रहा हूं कि राजस्थान ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से साझा की थी, वहीं पर उत्तर प्रदेश ने अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल से साझा की है।
मेरे प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश किसी भी राज्य के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है, किसी भी देश के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त यदि मैं बात करूं, क्या ये तटवर्ती है? तटवर्तीय होने का अर्थ है कि क्या ये बंगाल की खाड़ी को संपर्क में लेता है या अरब सागर के संपर्क में आता है? आंसर है जी नहीं। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, ये एक लैंड लॉक राज्य है जो चारों तरफ से कहां से घिरा हुआ है? चारों तरफ से राज्यों से घिरा हुआ है। हालांकि लैंडलॉक राज्य राजस्थान भी है और उत्तर प्रदेश भी है, बट द पॉइंट इज कि जब हम बात कर ही रहे हैं तो मध्य में स्थित है, कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है, बिल्कुल बीचों बीच बैठा हुआ राज्य है। तो हमको जो देखते ही मैप से पता चल गई बातें, वो तो हमने एक बार ही कर दी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। मध्य प्रदेश को मैंने आपके सामने इस ब्लैंक मैप के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास किया, जिसका महत्व केवल दिखाना पड़ता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों मध्य प्रदेश के बारे में कुछ वैसे बेसिक तथ्य जिन्हें आप लोगों को बहुत ज्यादा जानने लायक हैं। जैसे, आइए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहली बात, मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ये खास दिन बहुत खास है। क्यों? क्योंकि इसी दिन भारत के 14 और राज्य भी बने थे, मतलब इंक्लूडिंग दिस 14 राज्य बने थे और 6 यूनियन टेरिटरी बनी थी। क्योंकि इस दिन स्टेट जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो पास हुआ था। तो 1 नवंबर 1956 स्टेट राज्य पुनर्गठन जो कानून है उसके कारण इसे जाना जाता है। इस दिन भारत में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बने थे, तो इसलिए हमने इसे याद कर लिया। बात की जाए कैपिटल की, तो बट ऑब्वियस इसकी कैपिटल भोपाल है और इसका सबसे खूबसूरत या साफ सुथरा शहर जिसे कहा जाए वो इंदौर है। मेरे प्यारे साथियों, इसके अलावा यहां पर अगर गवर्नेंस की बात की जाए तो गवर्नेंस जो है यहां पर यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल होने का मतलब हुआ कि यहां पर केवल विधानसभा पाई जाती है, यहां पर विधान परिषद नहीं पाई जाती। भारत में विधान परिषद वर्तमान में केवल 6 ही राज्यों में पाई जाती है, कर्नाटक, यूपी, बिहार, और इसके अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कुल 6 राज्यों के अंदर पाई जाती है। यहां पर यूनिकैमरल यानी केवल विधानसभा यहां पर पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए पार्लियामेंट की, तो यहां पर लोकसभा में 29 सीटों पर निर्वाचन होता है, राज्यसभा में 11 सीटों पर। बात की जाए लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटों के बारे में, तो सबसे ज्यादा सीटें अकेला यूपी देता है, लोकसभा में भी, और विधानसभा में भी सबसे ज्यादा सीटें और रखता है तो यूपी रखता है। मेरे प्यारे साथियों, हाईकोर्ट जो है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नाम से जानी जाती है। हाँ जी, अब कुछ बात कर लेते हैं। यहां पर मेरे प्यारे साथियों अगर बात की जाए कि कौन कौन से मैमल्स के अंदर बात की जाए, तो मैमल्स यहाँ के अंदर जो स्टेट मैमल है उसको क्या नाम दिया गया? बारहसिंगा नाम दिया गया, मतलब स्तनधारी जो है। बर्ड्स में इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर जो मधुमक्खी पकड़ने वाली है वो। फिश यहाँ की महासिर नामक फिश है जो कि स्टेट फिश कहलाई। फ्लावर यहाँ का व्हाइट लिली कहलाया, मतलब जो यहाँ का फल है वो मैंगो कहलाया। और मेरे प्यारे साथियों, ट्रीज में यहाँ पर बनियन ट्री, जिसे आप बरगद का पेड़ कहते हैं, वो कहा गया। क्लियर है? अच्छा, यदि याद किया जाए तुलनात्मक रूप से, तो बनियन ट्री यहाँ का है। यूपी का जो हमने पढ़ा था मेरे प्यारे साथियों वो अशोक का वृक्ष पढ़ा था। फ्लावर के अंदर यहाँ पर हमने व्हाइट लिली पढ़ा है, वहां पर पलाश पढ़ा था। यहाँ पर फ्लाई कैचर पढ़ रहे हैं आप पक्षी के रूप में, वहां पर हमने सारस यानी क्रेन पढ़ा था, अगर आपको याद हो। क्लियर है? चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। विशेषताओं की तरफ अगर हम बढ़ें, तो विशेषताओं में मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात विशेषता के रूप में निकल के आती है वो क्या है? एरिया के हिसाब से जो हाल ही में 2019 के अंदर डेटा प्रकाशित किया गया, किसके द्वारा मेरे प्यारे साथियों? जो बाईइनियल डेटा आता है ना, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आती है भारत की निकल करके, उसके अंदर मेरे प्यारे साथियों पता चला कि मध्य प्रदेश भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र रखने वाला राज्य है। उसके बाद नंबर 2 पर अरुणाचल प्रदेश आता है, तीसरे पर छत्तीसगढ़ आता है, चौथे पर उड़ीसा और 5वें पर महाराष्ट्र आता है, एरिया वाइज अगर हम बात करें। क्लियर है? तो मेरे प्यारे साथियों, एरिया वाइज अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो क्षेत्रफल के हिसाब से कवर करता है वो मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश से निकला हुआ है, जरा सोच के देखिए कि सेकंड मतलब थर्ड नंबर पर जो है, ठीक है ना। इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों उड़ीसा नंबर 4 और महाराष्ट्र नंबर 5 पर है। अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ये सब आपको याद रह जाएगा, इसके बारे में बिल्कुल चिंता ना करें। जी हाँ, 1 नवंबर 2000 में ही ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे। चलिए, इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये बात पता चली कि सबसे ज्यादा राज्यों में मतलब कहां पर वनों का विस्तार सबसे ज्यादा हुआ, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरला। चूंकि इसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं है इसलिए मैं इस पर ज्यादा अभी दिमाग नहीं लगा रहा हूं।
क्लियर है बेटा? चलिए, एक विद्यार्थी हैं प्रतिभा जो कह रही है सर आपकी आवाज डबल हो रही है, लेकिन आप ही को डबल आ रही है, किसी और को नहीं आ रही है बेटा प्रतिभा, तो आप खुद से एक बार चेक कर ले तो बेहतर नहीं होगा, है ना? हाँ, एक बार खुद से चेक कर लीजिए क्योंकि आप ही के साथ दिक्कत आ रही है ना? दो जगह ना कहीं मैं ओपन हो रखा हूं, आप एक बार चेक कर लीजिए बेटा, है ना? चलिए, अब एक और महत्वपूर्ण बात जो है वो हम पकड़ लें, और वो क्या है? वो है मेरे प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश में से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा यहाँ के 14 जिलों में से होकर के गुजरती है। मैं एक बार में ही पढ़ाते हुए आगे निकलता हूं, फिर पॉज लूंगा जहां पर हम लोग इस चीज को रिवाइज करेंगे, ठीक है ना? हाँ जी, आप लोगों की सुविधा के लिए एक बार के लिए मुझे आप लोग बता दें, क्या मैं आपको सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? क्या मैं आपको सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? 96% बच्चों को सही से दिखाई और सुनाई पड़ रहा हूं। दैट मीन्स बाकी जो बचे हुए बच्चे हैं वो कृपया करके अपना इंटरनेट, अपना जो कनेक्शन है जिसमें आपने मोबाइल के अंदर जो हेडफोन लगा रखे हैं वो चेक कर लें प्लीज, ठीक है? अच्छा, इसके साथ साथ ही अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जिले कितने स्थित हैं? हाँ भाई मध्य प्रदेश वालों, 52 जिले यहां पर स्थित हैं। क्लियर है? तो ये तथ्य आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रख लें। जैसे यूपी में आपने पढ़े 75 जिले, राजस्थान में पढ़े आपने 33 जिले, यहां पर 75 डिस्ट्रिक्ट स्थित हैं। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? इसके साथ साथ अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट्स के बाद में, मेरे प्यारे साथियों, यहां पर मंडल की यानी कि संभाग की, तो देखिए 3, 3, 6, 3 या 9 और 10, भैया मुझे 10 की जानकारी है। 10 यहां पर संभाग पाए जाते हैं, मंडल पाए जाते हैं, ठीक है ना? चलिए, इसके साथ साथ ही मेरे प्यारे साथियों अगर मैं आपके साथ में बात करूं तो यहां पर जो और अतिरिक्त जानकारी आप लोगों के लिए निकल करके आती है वो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की निकल के आती है। मुझे नहीं लगता कि आपको वो याद करने चाहिए। क्लियर? ये केवल उन विद्यार्थियों को याद रखने चाहिए जो उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है बेटा? इसके अलावा उन्हें और भी कोई चीज याद यहां से नहीं करनी चाहिए। अगर आप जिस स्टेट के हैं वो अवश्य इन्हें याद कर लें कि कौन सा अक्षांश और देशांतरीय इसका विस्तार है। बात की जाए मेरे प्यारे साथियों मध्य प्रदेश के अंदर जो सबसे यूनिक फीचर की, वो ये है कि इस राज्य के अंदर मध्य में से नर्मदा नदी बह रही है, साथ में विंध्या और सतपुड़ा पहाड़ियां हैं। तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा है, वहीं से ही भारत का विभाजन होता है। उसके ऊपर यानी कि नॉर्थ में उत्तरी भारत कहलाता है, और उसके दक्षिण में मेरे प्यारे साथियों दक्षिण भारत कहलाता है। इसी कारण से मध्य प्रदेश को बिल्कुल मध्य में रखा गया है, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों? यहां पर नर्मदा, ये दोनों बातें मैंने आप लोगों को बता दी है। यहां का सबसे ऊंचा बिंदु धूपगढ़ है जो कि 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्लियर है? हाँ जी, इसके साथ साथ ही मेरे प्यारे साथियों मैंने आपको बता दिया कि यहाँ की राजधानी भोपाल है, यहाँ का सबसे बड़ा शहर जो है वो इंदौर है। ये चीजें आप याद रख सकते हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। वंस अपॉन ए टाइम, जब तक मतलब वर्ष 2000 तक, सन 2000 तक मध्य प्रदेश जो है वो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से भी राज्य हुआ करता था। लेकिन मेरे प्यारे साथियों 2000 के अंदर राजस्थान नंबर 1 बन गया, क्योंकि क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ जो है वो मेरे प्यारे साथियों मध्य प्रदेश से अलग हो गया। इस वजह से मेरे प्यारे साथियों ये क्या हो गया, क्षेत्रफल के लिहाज से नंबर दूसरे पर चला गया। क्लियर है? मैंने बता दिया कि 5 राज्यों से इसकी सीमाएं साझा होती हैं। बात की जाए तो यहां पर जनसंख्या के हिसाब से ये 5वां सबसे बड़ा राज्य है। क्लियर? उम्मीद है वन गो में हम यहां तक पहुंच गए हैं। उम्मीद है आप सभी साथी यहां तक की सभी जानकारी से एकदम मतलब लोडेड हो चुके होंगे। एक बार क्विक रिवीजन किया जाएगा, एक बार थम्स अप कर दीजिए कि आप लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। ठीक है? कंटेंट बहुत ही प्यारा और बहुत ही अल्टीमेट लेकर के आया हूं मैं मेरे प्यारे साथियों। आपको यहां से आगे मैं अगर कंटेंट दिखा भी दूं तो आपको फीलिंग आ जाएगी। एक बार दिखा देता हूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, पूरा फिजियोलॉजिकल विभाजन है यहां से आगे। ठीक है? फिजियोलॉजिकल विभाजन के अंदर आप लोगों के सामने, 1 मिनट होल्ड करिए, थोड़ा सा होल्ड करिए, मैं एक इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर रहा हूं, उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बफर आए। अगर थोड़ी बहुत भी किसी को इश्यू है तो वो दूर हो जाएगा। एक मतलब स्विच करने का जो टाइम लगेगा बस वो लगेगा, पेशेंस रखिएगा। अब ठीक है? अब भाई जिनको भी थोड़ी बहुत दिक्कत थी, अब दिक्कत दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने एक कनेक्शन दूसरे इंटरनेट का यूज किया है। अब शायद मतलब ठीक हो जाए, मैं ऐसा मानता हूं। क्लियर बेटा? एक बार के लिए कंटेंट देखते हैं, है ना? थोड़ा सा उससे और मोटिवेशन मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आप लोगों के लिए इस कंटेंट में पूरा ज्योग्राफिकल डिवीजन दिया है। ज्योग्राफिकल डिवीजन को मैं पूरा की पूरा आपको पढ़ाने वाला हूं, एक एक चीज पढ़ाने वाला हूं। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, सारे स्टेट वाइज प्लेट्यूज में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। साथ साथ जो भी रेंजेस हैं, फिर यहाँ का क्लाइमेट कैसा है,
साथ में मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, अभी हमारा सिस्टम थोड़ा सा चल रहा है, प्रमुख नदियां जो हैं वो मैं आपको कराऊंगा। प्रमुख नदियों के बाद में अभी देखिए नदियां चलती जा रही हैं, नदियों के बाद में रिवर बेसिन है ही, फिर फ्लोरा एंड फौना कि कौन कौन से यहाँ के नेशनल पार्क हैं, वो सारे नेशनल पार्क कराऊंगा। साथ में इसके यहाँ पर स्थित कौन कौन से मेरे प्यारे साथियों जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व हैं, वो कौन से हैं सारे कराऊंगा। साथ में यहाँ के बायोस्फीयर रिजर्व के साथ साथ कौन से विशेष रूप से मैन एंड बायोस्फीयर जो है उसमें दर्ज किए गए हैं बायोस्फीयर रिजर्व, वो कराऊंगा। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है यहाँ पर, वो कराऊंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बहुत ज्यादा फेमस है, उनके बारे में पढ़ाऊंगा। पूरा अपडेटेड है, करंट से भी अपडेटेड है, ग्वालियर और ओरछा सहित इसको पूरी तरह से मतलब कवर किया गया है। क्लियर है। साथ में यहाँ के फोक डांस ये मैं कंटेंट में दूंगा, जो यहाँ के लोकल बच्चे होंगे वो यहाँ की चीजें पढ़ लें। फिर अंत में हम यहाँ के माइंस एंड मिनरल्स पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को एक ही सेशन में इतनी सारी चीजें जो मिलने जा रही हैं, डेफिनेटली आपको वो चीजें पसंद आएंगी। तो आप लोग इसका सदुपयोग भी करेंगे और पूरी तरह से, मैं नहीं मानता, विशेष रूप से ये उन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है जो अपने अपने स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं। मतलब ये बहुत ही अल्टीमेट प्रयास है। इनकेस अगर मैं अपने लिए कहूं कि अगर मुझे ऐसा कंटेंट मिल जाता तो मैं बहुत खुश होता, और आप लोगों के लिए खुश हूं क्योंकि मैं इस काम को कर पा रहा हूं आप लोगों के लिए, है ना। ऐसे हर राज्य के साथ हम करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से मेरे प्यारे साथियों कुछ सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, उनके जवाब देते चलिए जो हमने अब तक पढ़ लिए हैं। ठीक है बेटा। हाँ जी, कंटेंट फुल्ली लोडेड है, चिंता मत करिए। ये बड़े राज्य हैं, इनको करने में थोड़ा समय लगेगा। 14 मार्च से पहले क्या मैं अगला बिहार ही तैयार हो रहा है, बिहार वाले बच्चों को बता दूं, इससे अगला जो राज्य तैयार हो रहा है वो बिहार तैयार हो रहा है, चिंता ना करिए। ठीक है, तो उसका भी ध्यान रख लिया गया है। जनजातियां भी करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, यहाँ की जनजातियां थोड़ी फेमस है, मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहला सवाल मुझे आप बताते चलिए मध्य प्रदेश के बारे में। बताइए साथियों कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, थोड़ा जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं, जल्दी बताइए कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, नंबर 1। अच्छा बताइए, दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, मध्य प्रदेश 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, कौन से दिन इसका निर्माण हुआ था, जल्दी कौन से दिन। 1 नवंबर को 1956 में इसका निर्माण हुआ था। वेरी गुड। चलिए बताइए मध्य प्रदेश के अंदर मेरे प्यारे साथियों स्टेट का जो वृक्ष है वो कौन सा है, यानी कि स्टेट ट्री कौन सा है। स्टेट ट्री कौन सा है, बनियन ट्री है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, उस हिसाब से आंसर दीजिए। बताइए क्या मध्य प्रदेश झारखंड से सीमा बनाता है, क्या मध्य प्रदेश, यस और नो में आंसर दीजिए, झारखंड से सीमा बनाता है, नहीं बनाता है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ से तो बनाता है, झारखंड से नहीं बनाता है। क्लियर है। 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो अगर हम बात करते चलें मेरे प्यारे साथियों, उत्तर में तो हालांकि उत्तर प्रदेश है ही, लेकिन मैं राजस्थान से शुरू करता चल रहा हूं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 5 राज्यों से ये सीमाएं साझा करता है। चलिए बताइएगा यहाँ के फ्लावर का नाम क्या है, यहाँ का जो फ्लावर है स्टेट फ्लावर, उसका नाम क्या है, लिली है। लिली यहाँ का स्टेट फ्लावर है। ठीक है, चलिए बताइएगा मेरे प्यारे साथियों यहाँ के कितने जिलों में से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने जिलों से होकर गुजरती है। 14 जिलों से होकर गुजरती है। यहाँ के कुल जिले कितने हैं, यहाँ के कुल जिले कितने हैं, जल्दी बताइए। 52 जिले हैं। कुल संभाग कितने हैं, कुल संभाग कितने हैं, 10 संभाग हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ की राजधानी क्या है, यहाँ की राजधानी क्या है, भोपाल है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है, इंदौर है। सबसे बड़ा शहर इंदौर है। फॉरेस्ट कवर के हिसाब से, फॉरेस्ट कवर के हिसाब से दूसरा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, फॉरेस्ट कवर के हिसाब से राज्य का दूसरा, मतलब भारत का दूसरा राज्य कौन सा है। अरुणाचल प्रदेश। पहला तो मध्य प्रदेश है अनडाउटेबली, ठीक है। तीसरा राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश के बाद तीसरा राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। चौथा राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। चौथा बताइए कौन सा है, उड़ीसा है। और उड़ीसा के बाद कौन सा राज्य है, उड़ीसा के बाद कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है। क्लियर है, बहुत बढ़िया है। चलिए अच्छा, इसके अलावा ये बताइए मेरे प्यारे साथियों कि हाँ ये हो गया, और क्या बताना था मुझे, मेजर चीजें तो मैंने ये सारी बताई दी आप लोगों को। ठीक है, मतलब मुख्य इतना ही था जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके अलावा मुझे बता दीजिए कि वो कौन सी नदी है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को सेपरेट करती है। हाँ जी, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को सेपरेट करती है, तो उसका नाम नर्मदा नदी है। क्लियर है, बस तो इतना परफेक्ट है मेरे प्यारे साथियों। आइए अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये चीज थोड़ी सी अब आपको याद रखनी है यहां से आगे, क्योंकि ये साथियों एकदम पावर पैक सेशन चलेगा, बिल्कुल धुआंधार।
बीच में ब्रेक की गुंजाइश थोड़ी कम रहेगी, इसलिए निवेदन है कि आप कृपया अपना पेशेंस बरकरार रखते चलें, है ना। चलिए मेरे प्यारे साथियों, सवाल पूछा जा रहा है कि इसे कितने भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए साथियों, सबसे पहले है मध्य उच्च प्रदेश। पहले इस चीज को याद रखिएगा, उच्च प्रदेश मतलब एक प्रकार से हाईलैंड की बात की जा रही है। नंबर दूसरा, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी। तीसरा है पूर्वी पठार। ठीक है, कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए ये टर्म याद रहे ना रहे, लेकिन इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, पूर्वी सतपुड़ा, मैकाल और बघेलखंड। इन सब चीजों को एक एक करके हम लोग याद करते हैं। ठीक है, आइए साथियों, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस मैप के माध्यम से कुछ दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। एक बार जो मैप में हमें दिख रहा है, उन प्लेट्यूज को याद करते हैं। सबसे ऊपर की तरफ मैं फिर ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, इसलिए अच्छे से दिमाग में छाप लेना जो दिख रहा हो। ठीक है, मध्य प्रदेश में मध्य के ऊपर की तरफ, यानी बिल्कुल नॉर्थ में ऊपर की तरफ जो प्लेट्यू स्थित है, इसका नाम है मध्य भारत का पठार। याद रख लेंगे आप लोग, बिल्कुल साथियों, सबसे ऊपर मध्य भारत का पठार। इसके साथ साथ अब चल रहे हैं हम इस दिशा में, यानी कि पूर्व की तरफ। तो यहां पर दिखाई देता है नंबर 2 पर बुंदेलखंड का पठार। नंबर 1 पर क्या हो गया? मध्य भारत का पठार। नंबर 2 पर हो गया बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, ये कौन घुस गया बीच में? देखो तो ये कौन सा घुस गया बीच में? जगह का नाम बताओ। ललितपुर घुस गया, ठीक है ना। ये बिल्कुल यूपी वाला हिस्सा है, ललितपुर घुस गया है। ठीक है, ऐसे इतना जल्दी भूलने का नहीं है। ठीक है, बुंदेलखंड, इधर भी बुंदेलखंड। कहने का मतलब जी ये है कि ये पूरा ही बुंदेलखंड है, लेकिन आप यूपी से कंफ्यूज ना हो जाते इसलिए ऐसा रख दिया है। तो ये झांसी है, यहां पर स्थित है ललितपुर, ये बुंदेलखंड और इधर बुंदेलखंड। क्लियर है? चलिए साथियों आगे चलते हैं इस तरफ। तो यहां पर बुंदेलखंड के नीचे की तरफ ये असल में विंध्या का पठार है, लेकिन इसे रीवा पन्ना का पठार भी कहते हैं इस क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, रीवा नदी नाम है किसी एक जगह का, नाम बताएंगे कौन सी नदी को रीवा नदी के नाम से भी जाना जाता है? रीवा नदी के नाम से भी किस नदी को जाना जाता है? नर्मदा नदी को रीवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बेटा, तो यहां पर रीवा पन्ना पठार, असल में जो आप जिस क्षेत्र के अंदर पढ़ रहे हैं अमरकंटक प्लेट्यू, वो मध्य विंध्या और सतपुड़ा, यही तो है सारी की सारी चीजें। क्लियर है? चलिए तो मेरे प्यारे साथियों इस तरफ की तरफ हम आगे चल रहे हैं। रीवा के बाद में यहां पर जो क्षेत्र स्थित है उसका नाम क्या है? बघेलखंड प्लेट्यू। क्या नाम है? यहां पर पन्ना का पठार हो गया, इसके इस तरफ हो गया बघेलखंड। तो देखिए सबसे ऊपर कौन सा हुआ? मध्य भारत, बुंदेलखंड, ललितपुर, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना और बघेलखंड। ये तो सारा का सारा एक बार में याद हो गया। चलिए तो एक चीज में ही हमने सारे के सारे ये प्लेट्यूज तो याद कर लिए। चलिए इसके बाद में एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर स्पीड नहीं है लिखने की, आप बोल दे रहे हो। बेटा लिखना भी नहीं है आपको, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। रुको 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 यार, ये आप फिर परेशान हो तो उसके लिए तो इलाज है हमारे पास। हमें हमारा टेलीग्राम आपको बता देना चाहिए, ये रहा टेलीग्राम, इसे ज्वाइन करिए। आपको ये क्लास का कंटेंट बिल्कुल यहीं पर प्राप्त हो जाएगा बिना मेहनत के। डोंट वरी, ये आप जैसे लोग हैं जो मुझे याद दिला देते हैं कि मुझे पिन करना है, अदरवाइज मैं भूल जाऊंगा। हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों आपको ये सारा की सारा जो कंटेंट है ये पूरा टेलीग्राम पर एज इट इज मिल जाएगा। तो आप केवल याद करते चलिए। हाँ, जिसको खुद के लिए नोट करना है वो कर ले, हाँ जिसको खुद के लिए करना है करे, मैं उसकी मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कंटेंट पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में बघेलखंड पहुंच गए। हाँ भाई, एक बच्चे की बात भी सुन लेते हैं, तारीफ वाली बात आई है इसलिए। कल गुजरात पीएससी स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर का एग्जाम था, आपके करंट और मैपिंग से एज इट इज आया। थैंक यू सो मच, ग्रेट टीचिंग। चिराग पटेल, थैंक यू भाई चिराग, थैंक यू सो मच यार। अच्छा लगता है ऐसा सुन करके, पेपर से एज इट इज चीजें उठ के आती हैं। और मतलब ये मैपिंग तो मैं जो आपको करा रहा हूं ना, ये मतलब अचूक औषधि है जो मैं आपको दे रहा हूं। करंट तो है ही है, वो तो अपन ने उसमें हाइट टच कर ही दी है, लेकिन एक दिन ये पैमाना सेट हो जाएगा कि मैपिंग ऐसी होनी चाहिए। मैंने वो क्लासेस शुरू की हैं। ठीक है, मतलब ये मैपिंग आपने वर्ल्ड मैपिंग भी मेरे साथ कर ली, अब आप इंडियन मैपिंग भी कर रहे हैं। और ये मतलब मैं कह रहा हूं कि एक समय होगा जिस दिन आप कभी भी कोई एग्जाम देंगे, मेरी इन क्लासेस को याद करेंगे और बार बार देखेंगे कि यार ये चीज पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों यहां तक पहुंचते हैं आप। इसके बाद में देखिए पहाड़ियों में बात कर रहे हैं हम, तो नीचे से इधर से शुरू कर लेते हैं। सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी, आपको याद होगा ना, MMS याद है? हाँ जी, हमने याद करवाया हुआ है आपको, है ना।
महादेव मैकाल सतपुड़ा, यदि याद हो रखा हो तो। इधर सतपुड़ा हो गया बेटा, ऊपर की तरफ विंध्या वाला क्षेत्र हो गया, बीच में कौन है, नर्मदा घाटी, ये दिख रहा हमको है ना, तो ये बीच में नर्मदा घाटी है जो यूं निकलती हुई चली जा रही है। क्लियर बेटा। अच्छा, इधर की तरफ ये मालवा का पठार, कैसे याद रहेगा हमें ये मालवा का पठार, हमें कैसे याद रहेगा, कुछ याद है? होशंग शाह का मकबरा है, और क्या बोलते हैं, हमने सारी की सारी जगह का नाम पढ़ा था, अभी होशंगाबाद का नाम बदल करके रखा जा रहा है नर्मदेश्वर है, ये पूरा की पूरा मालवा के किंगडम में तो हुआ करते थे वो। ठीक है, तो मालवा का पठार, तो भाई साहब पूरा की पूरा आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। एक बार हम लोग इसको प्रैक्टिस करके देखें क्या, कितना हमें याद रहा। एक ब्लैंक मैप देखते हैं, कुछ याद रह गया हो तो ट्राई करते हैं। चलो शुरू करते हैं। बताइए मेरे प्यारे साथियों, यहां से बताना शुरू करें। ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, मैं मतलब ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा तो कर नहीं पाऊंगा, आप केवल बताते चलें। ये फर्स्ट वाला क्षेत्र जो दिख रहा है, इसे आपने क्या नाम दिया, बताइए? मध्य भारत का पठार, याद रह जाएगा, बहुत बढ़िया है ना। अच्छा, इसके बाद में बेटा ये जो दूसरा वाला सेंटर आपको दिखाई दे रहा है, ये सब जो ये पूरा की पूरा बोल दूं, ये वाला पूरा की पूरा क्षेत्र बुंदेलखंड का रीजन, कौन सा, बुंदेलखंड। क्लियर। अच्छा, ये तीसरा वाला क्षेत्र यूपी का ललितपुर है, ये यूपी है पूरा की पूरा, मैं इसको लिख देता हूं, यूपी है ये पूरा, ठीक है ना, ये पूरा यूपी, ललितपुर, झांसी, ठीक है। अच्छा, इधर की तरफ ये वाला क्षेत्र भी कौन सा है बेटा, यहां तक भी पकड़ लेते हैं हम, तो ये भी बुंदेलखंड का ही रीजन हो गया। कौन सा रीजन हो गया बेटा, बुंदेलखंड का रीजन हो गया, बुंदेलखंड। अच्छा, बुंदेलखंड के बाद में ये यदि यहां तक का क्षेत्र पकड़ा जाए तो इस क्षेत्र को हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा, हाँ भाई, कौन सा है, रीवा पन्ना, कुछ याद आ रहा है, रीवा पन्ना प्लेट्यू क्षेत्र। क्लियर। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद में ये वाला जो पूरा की पूरा क्षेत्र है, इसे कहां पर काउंट कर रहे हैं हम, बघेलखंड। कहां कर रहे हैं, बघेलखंड। क्लियर हो गया। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें तो बीच में से देखिए ये गुजरात दिख रहा है हमें, और यहीं पर कहीं घुसा दीजिए इसे, ये पूरा की पूरा क्षेत्र बीच में से निकाल देते हैं यूं करके। हाँ जी, ये हो गया नर्मदा, नर्मदा नदी क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र, ठीक है। नीचे की, अच्छा ऊपर वाला पहले पूछ लेते हैं, ये वाला क्षेत्र कौन सा है, ये वाला जो क्षेत्र है मालवा प्लेट्यू, कौन सा हो गया, मालवा का पठार। नीचे वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी वाला क्षेत्र, मैकाल श्रेणी वाला क्षेत्र। कुछ छूट गया क्या इसमें, अब कुछ छूट गया हो तो बता दीजिए। किसी को भी कहीं तक भी कोई भी दिक्कत हो तो बताएं। ऑल डन, सब याद हो गया। एक भौगोलिक क्षेत्र हमें याद हो गया, ठीक है, धूपगढ़ श्रेणी सबसे ऊंची है, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने यहां तक कर लिया मेरे प्यारे साथियों, ये पूरा की पूरा मैप हम लोगों ने एक प्रकार से अच्छे से दिमाग में बिठा लिया है कि क्या क्षेत्र है। क्लियर। चलिए, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं मेरे प्यारे साथियों, एक एक करके थोड़ा थोड़ा इनकी विशेषताओं की बात जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में थोड़ा राइटिंग में लेकर के आया हूं। जरूरी चीजें, अब लोकेशन तो हमारे दिमाग में बैठ चुकी है कि कहां की बात हो रही है, अब उसका ज्योग्राफिकल फीचर जो है ना वो हम याद करते हैं, ठीक है बेटा। चलो, तो मालवा का पठार अब बताने की आवश्यकता नहीं है। बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं मध्य प्रदेश का मैप दिमाग में लाइए, कौन सी दिशा में स्थित है मालवा का पठार, जल्दी से बोलिए, कौन सी दिशा में स्थित है। शिवजी गुप्ता लिख रहे हैं, अब तो श्रीनगर में 4G स्पीड क्लास लेने में मजा आ रहा है, मैं SSB से हूं और अभी ड्यूटी से आया हूं और अब बारिश के साथ साथ आपकी क्लास का मजा ले रहा हूं। क्या बात है सर, आपने मनोरंजन के साधनों की जगह पढ़ाई को चुना, यही हमारा सौभाग्य है। हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, वेस्ट तो नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में लगभग है ना, तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, नर्मदा से जस्ट ऊपर की तरफ स्थित है ये। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों मालवा के बारे में। तो ये उत्तर की तरफ अभी पढ़ा हमने। मालवा के पठार का कुल क्षेत्र महत्व तो नहीं रखता, लेकिन फिर भी हम इसे याद रखते हैं, ठीक है। हम लोगों को ये भी सब याद नहीं करना है, लेकिन इसकी एक पहाड़ी का नाम याद रख लेना है, और उसका नाम क्या है साथियों, जाना पाओ की पहाड़ी, है ना। सिगार आपको मतलब फिल्मों में जाकर के अप्रिशिएट, किसी को अप्रिशिएशन मिला हो कि हाँ भाई सिगार बड़ी सुंदर सी होती है, वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा आप जाना पाओ याद कर लेना। क्यों याद कर लेना, क्योंकि यहीं से मेरे प्यारे साथियों चंबल का ओरिजिन होता है। यहीं से कौन सी नदी निकलती है, चंबल नदी निकलती है। मालवा का पठार और सिगार, तो ये दो चीजें बस याद कर लेना। मैं तो ये नहीं कह रहा आप याद करना, लेकिन हो जाए तो कर लेना, ठीक है। इस पठार का निर्माण दक्कन ट्रैप की लावा,
तथा बैसाल्ट चट्टानों के फिक्सेशन से हुआ है। अच्छा, तो भैया दक्कन ट्रैप का लावा, इसका मतलब मिट्टी कैसी होगी? यहां पर मिट्टी कैसी होगी? सफेद, काली, लाल, पीली कैसी होगी? काली मिट्टी होगी, ठीक है ना। अच्छा, जब काली मिट्टी है, क्योंकि आपने खुद ने ही कहा है कि दक्कन ट्रैप है, मिट्टी काली है, तो मिट्टी काली है तो काय की खेती करोगे भैया? कपास की खेती करोगे। तो देखो, दक्कन ट्रैप का लावा है, काली मिट्टी है, तो कपास की खेती भी होने के लिए ये उपयुक्त जगह है, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों को ये बात भी समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद यहां पर सारी समझ में आ गई। चलो, ये बाकी कोई बात महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए नहीं है, इतना सा आप याद करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, मध्य भारत के पठार की तरफ। मध्य भारत का पठार मालवा के पठार से बताएं किस तरफ? मध्य भारत का पठार दिमाग में चल रहा है ना? मालवा के पठार के किधर की तरफ स्थित है? नॉर्थ में स्थित है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इसे चंबल का उप आंध्र प्रदेश भी कहते हैं। कॉमन सेंस लगाओ, मालवा से निकल रही है, मध्य भारत से होकर चंबल जाएगी, तो चंबल का क्षेत्र तो होना ही है ये। इसका 10.7% क्षेत्र पाया जाता है। यहां पर भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, नीमच, मंदसौर जिले आते हैं। मैं इन जिलों को याद नहीं कराने वाला, लेकिन हां, मैं ये बताना जरूर चाहूंगा कि यहां से निकलती है चंबल, और जब चंबल निकलती है गुरु, तो चंबल के अंदर चंबल के डकैतों को याद करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इन भिंड, मुरैना नामक स्थानों पर मेरे प्यारे साथियों डकैतों की याद में म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया है, ताकि लोगों को दिखते रहे कि हाँ भाई कभी हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ के भिंड, मुरैना में क्या बनने वाला है? म्यूजियम बनने वाला है। श्योपुर, ग्वालियर में याद नहीं रखवाना चाहता था, बस ग्वालियर तो मैं इसलिए याद करवा दिया आप लोगों को क्योंकि ग्वालियर को यूनेस्को ने अपने द्वारा मेरे प्यारे साथियों वर्ल्ड हेरिटेज में काउंट कर लिया है, ग्वालियर और ओरछा को। उम्मीद है आप लोगों को याद हो गया होगा, है ना। सिंधिया जी जो हैं, जो हाल ही में भाजपा में लैंड हुए हैं, वो भी यहीं से बिलोंग करते हैं, ठीक है। शिवपुरी, गुना, ये आपको याद रखना हो तो करें, अदरवाइज शिवपुरी बिल्कुल बारा और कोटा राजस्थान से बॉर्डर इसका यहीं से मतलब शेयर करता है, ठीक है। हाँ भैया, कभी भिंड आइएगा डर लगता है भाई, पता चले म्यूजियम में एक हमारा फोटो टका हो कि भैया इनका शिकार हुआ था। कतई नहीं भैया, डर लगता है, ठीक है चलिए, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये चंबल का क्षेत्र है, और मतलब आप लोग तो टूरिज्म में कभी ये लाइन भी मत लिखवा दीजिएगा, कभी कुछ पल तो बिताइए हमारे क्षेत्र में ना भैया, डर लगता है पता चले म्यूजियम में हमारी फोटो लगी हो। ये भी आया था, इसको शिकार कर लिया गया, ठीक है। हाँ भाई, तो क्लियर है ये वाली चीजें। हाँ, इसके बाद चलते हैं साथियों बुंदेलखंड के क्षेत्र में। तो फिर से आइए, तो सबसे पहले हम कहां लेकर के चले आप लोगों को? हमने आपके सामने पढ़ा मालवा का पठार, फिर पहुंच गए हम साथियों कहां पर? हम पहुंचे साथियों मध्य भारत के पठार में। अब तीसरी जगह हम पहुंच रहे हैं और उसका नाम क्या है? बुंदेलखंड का पठार। कहां पर है? हाँ जी, यहां पर चल रहे हैं कि बुंदेलखंड के तरफ, ठीक है। चलिए, तो बुंदेलखंड के पठार पर हम यात्रा कर रहे हैं साथियों। बुंदेलखंड ऑब्वियस सी बात है, अब आपको याद होगा मध्य भारत के पठार से किस तरफ स्थित है ये, एकदम लोकेशन वाइज बताइए। मध्य भारत के पठार की तुलना में थोड़ा सा ईस्ट, थोड़ा सा साउथ, तो थोड़ा साउथ ईस्ट, है ना। और अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के रेस्पेक्ट में, तो मध्य प्रदेश के तो नॉर्थ की तरफ स्थित है ये सब, है ना। तो मध्य प्रदेश के तो नॉर्थ में है और मध्य भारत के नॉर्थ ईस्ट में ये स्थित है, ठीक है साथियों। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी बाबा की चोटी है। बाबाओं की चोटी तो वैसे भी ऊंची होती है, ठीक है साथियों। यहाँ पे वैसे मध्य प्रदेश में बाबाओं का आशीर्वाद काफी चलता है ना। यहाँ के बाबा जो है शायद कैबिनेट में भी है ना, मतलब बाबाओं का मतलब धर्म के आधार पर कैबिनेट में भी नियुक्तियां हैं। हाँ, एक कंप्यूटर बाबा का नाम भी सुना है मैंने यहाँ पर, एक मिर्ची बाबा है, एक कंप्यूटर बाबा है। हाँ, मतलब काफी इंटरेस्टिंग कैबिनेट हो जाता है। एनीवे, चलिए, तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों कैम्ब्रियन युग की ग्रेनाइट, नीस की चट्टाने, विंध्य क्रम के शैल, हमको लेना देना नहीं है जी, लेकिन यहाँ पर पीली और काली मिट्टी पाई जाती है, लाल, पीली, काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, पाती होगी। बेतवा नदी इस पठार की जीवन रेखा है। हाँ, ये हम जरूर याद रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साहब हमको मालूम है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चार नदियां अब तो हमको रट गई हैं, है ना। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल हम मध्य भारत में पढ़ चुके हैं, तो अब नंबर जो आया है वो बेतवा का आ गया है, क्लियर। तो हम सर बेतवा को याद कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है साथियों। अब चलते हैं उस बुंदेलखंड पठार के जस्ट और ईस्ट में, वहां पर आपको दिखाई दे रहा है रीवा पन्ना का पठार। बोलिए, क्या आपको याद रह गया रीवा पन्ना का पठार? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, यहां का प्रमुख खनिज जो है वो हीरा है, बस आप इतना सा याद रख लीजिएगा।
इसका निर्माण विंध्य शैल के अपरदन से हुआ, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहां पर पन्ना के अंदर हीरे की खान पाई जाती है। अच्छा एक बात बताइए, कल परसों भी हमने कहा था, कल शायद मिर्जा वो पढ़ रहे थे अपन, यूपी पढ़ रहे थे, यूपी में हीरा कहां पाया जा रहा था? देखते हैं कितना याद रहा आपको। कालीन भैया कैसे हैं? अच्छे बंदे हैं और कहां के हैं? मिर्जापुर के। यार क्या बात है, सारी चीजें याद रह गई आपको तो यार। अब आप खुद से मतलब इस चीज को अप्रिशिएट करिए कि वैसे आपको याद नहीं रहता, लेकिन आप लोगों ने जो राइमिंग बनाई थी, कालीन भैया मस्त बंदे हैं यार, और मिर्जापुर के हैं, तो बांदा और मिर्जापुर कुछ याद आ रहा है? ऐसे करके चीजें रिलेट करते हैं ना, थोड़ा फायदा हो जाता है उसका। फिलहाल के लिए हमने पन्ना, हालांकि पन्ना जो है वो हमारे जयपुर का बहुत फेमस है, जयपुर के अंदर पन्ना जो है वो बहुत फेमस है, लेकिन पन्ना शायद मैंने भी ये पहन रखा है, ये भी शायद पन्ना ही है। ये जो स्टोन है, पहनाया तो था घर वालों ने कुछ कह करके कि कुछ आएगा दिमाग में, लेकिन आया हमारे अब तक कुछ नहीं। ठीक है, तो हाँ, तो ये जो है, लेकिन यहाँ पे पाया क्या जा रहा है? हीरा पाया जा रहा है। हाँ, ये ग्रीन वाला पत्थर पन्ना ही होता है ना, जो जानते हो वो बताएं। हाँ हाँ, और ये इतना सा छोटा सा पत्थर बहुत महंगा दिया था भाई, मतलब किसी ने निपटा दिया। हाँ, पर ठीक है, घर वाले कहे कि तुम्हारा दिमाग चलेगा, हम पहन लिए, लेकिन हुआ नहीं, उल्टा हो गया। चलिए, तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों समझ में आ गया, हीरा है ये। चलिए ठीक, वो पन्ना में क्या पाया जा रहा है? हीरा पाया जा रहा है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद में फिर जो प्लेट्यू आपको दिखाई दिया वो बघेलखंड का है। ठीक है, बघेलखंड का है, तो दोबारा सुनते चलिएगा। कहां से शुरू करते ला रहे थे हम? ऊपर से चल रहे थे। देखिए दोबारा से सुनिए, कौन कौन से प्लेट्यू कर चुके हैं आप। सबसे हो चुका है मालवा प्लेट्यू, उससे ऊपर हो चुका है मध्य भारत प्लेट्यू, मध्य भारत के नीचे हो चुका है पन्ना वाला क्षेत्र, वो सॉरी, मध्य भारत के बाद में हो चुका है आपके बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, उसके बाद हो गया रीवा पन्ना वाला क्षेत्र, रीवा पन्ना के बाद अब कहां आ चुके हैं आप? बघेलखंड वाले क्षेत्र में आ चुके हैं। ठीक है ना? चलिए, इसके अंदर आपको क्या याद रखना है? याद रखने लायक कुछ है नहीं। यहां के अंदर कहा गया है सिंगरौली प्रमुख क्षेत्र है, ऊर्जा के रूप में याद कर लो। लाल मिट्टी पाई जाती है, बस इतना सा याद कर लीजिए, जुरासिक काल का है। हमको यहां से कुछ और ही मतलब था, हम बघेलखंड को चिपका दिए थे किसी एक डिस्ट्रिक्ट के बगल में। याद करिए जरा, हम किससे चिपका दिए थे इसको? यूपी के एक जिले से टच में ला दिए थे। कौन सा था वो? सोनभद्र। हमें उससे मतलब है, हम वहां ले गए। हम यहां से माइंस जरूर निकाल लाएंगे, गारंटी है। तो हमें लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, लाल मिट्टी मिले चाहे कैसी भी मिट्टी मिले, हमें यह पता है कि ये प्लेट्यू है, बाकी सब चीजें साइड में हटे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम नर्मदा सोन घाटी में। देखिए, जो भी चीजें मैंने आपको मैप में दिखाई, वो सारी चीजें आपको अब लिखित में दिखती चली जा रही हैं। उम्मीद है आप लोगों को भी थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। ठीक है ना? हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, फिर है हम मालवा और रीवा क्षेत्र में पहुंचते हैं। मालवा और रीवा, मालवा तथा रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में स्थित है। ये बताने की जरूरत है क्या यार? हमें मालवा पता है, रीवा पन्ना पता है, हम दो और बोल दें, इनसे कहो हम दो चीजें और बोल दे रहे हैं सर, लिख लीजिएगा। मालवा के, मध्य भारत के, बुंदेलखंड के, रीवा पन्ना के दक्षिण में स्थित है। मतलब आप पूछो इनसे, कहो कि भाई एक चीज बताओ, हम इसको ना बिल्कुल दक्षिण में डाल देते हैं, लोड मत लीजिए। हम क्या बता देते हैं सर? मालवा ही नहीं, मालवा के अलावा मध्य भारत प्लेट्यू, इसके अलावा सर बुंदेलखंड प्लेट्यू, रीवा पन्ना प्लेट्यू, इन सबके सर दक्षिण में स्थित है। और सर ये बिल्कुल मध्य में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है। ये चीज फिर भी याद रखने वाली है। क्यों? क्योंकि एक तरफ ऊपर वाला जो क्षेत्र है ना, मालवा, जिस हर जगह आप देख रहे हो, हर जगह विंध्या कहीं ना कहीं चला आ रहा है। तो वो जो क्षेत्र है ना, कि विंध्याचल की चट्टानें, क्योंकि विंध्याचल पर्वत है, ठीक है, विंध्याचल की चट्टानें सब तरफ चली आ रही हैं, तो कॉमन सेंस कह रहा है विंध्याचल की चट्टानें। असल में विंध्याचल है क्या? विंध्याचल कुछ नहीं है भैया, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, जहां पर ये प्लेट्यू के अंदर थोड़ी थोड़ी सी मुंह निकाल के खड़ी हुई है, वो है ना। मध्य भारत में मिल गया, बुंदेलखंड में भी मिल गया, बघेल, ये रीवा पन्ना में भी मिल गया, ये तो हो गया विंध्या। इसके नीचे है सतपुड़ा, भाई इसके नीचे ही तो सतपुड़ा है। तो ऊपर हो गया विंध्या, नीचे हो गया सतपुड़ा, तो बीच में क्या है? नर्मदा। हाँ भाई, बीच में क्या है? नर्मदा। अरे एक बार थम्स अप तो करो यार, कितना मस्त तरीके से आपके, मैं कह रहा हूं मैं मैप दिखा नहीं रहा और आपके दिमाग में पूरा चल रहा है, बोलो है कि नहीं है? मतलब आप लोग, मैंने मैप में एक बार याद करवाया, अब आपके दिमाग में चल रहा है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से छपा हुआ कि हाँ यही तो चल रहे हैं हम, बिल्कुल सही चल रहे हैं। ऊपर विंध्या, नीचे सतपुड़ा, तो बीच में रिफ्ट है, दिख रही है, इसमें क्या बताने का बात है भाई? ठीक है,
तो भाई धारवाड़ और विंध्या के बीच में हो गया, तो देखो लिख भी दिया इनने। ये कोई लिखने की बात है क्या? सतपुड़ा और विंध्या के बीच में पता है, जब से शुरू किया है भारत का नक्शा पढ़ना तब से बताया हुआ है? ठीक है, तो ये हो गया मेरे प्यारे साथियों। अब आइए साथियों, रहा सहा जो बच गया नीचे, सतपुड़ा और मैकाल क्षेत्र बच गया। अब यही तो एक हिस्सा बचा है, इसके बाद हमें लग नहीं रहा है कि आपको फिजियोलॉजिकल डिवीजन बताने की आवश्यकता रह जाएगी। बताइए मेरे प्यारे साथियों, सतपुड़ा वाले क्षेत्र में आ गया है। अब आप इनको भी इन्होंने 3 भागों में बांट दिया, राजपीपला श्रेणी, ग्वालगढ़ और महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। यह मध्य प्रदेश का 11% क्षेत्र है। महादेव श्रेणी में स्थित धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, दक्कन ट्रैप की चट्टानें और आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, मैं ये ग्वालीगढ़ जो है ना, इसको गविलगढ़ भी कहते हैं। कई जगह मैं इसको गविलगढ़ भी लिखा दिखा हूं। MMS पढ़े हुए हैं हम, है ना। महादेव सतपुड़ा, मैकाल महादेव सतपुड़ा, तो ये महादेव और गविलगढ़ वाला क्षेत्र हो गया, राजपीपला वाला क्षेत्र हो गया, ये मैकाल वाला क्षेत्र हो गया। तो ये तीनों एक ही श्रेणी में 1 2 3। ये जब हम आप लोगों को पढ़ाए थे स्टार्टिंग में, जब मैपिंग पढ़ाए थे, तब आपको सतपुड़ा के अंदर 3 हिस्से दिखाए थे, अगर याद हो तो। ये लीजिए मेरे प्यारे साथियों, मैकाल महादेव सतपुड़ा, ये खत्म हो गया आप लोगों का पूरा की पूरा क्षेत्र। एक बार खुद के लिए तारीफ में, प्रशंसा में तालियां बजा लीजिए, खुश हो जाइए। हम लोगों ने एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो निपटा दिया है। इसके बाद में कल जो है हम यहां से आगे यहाँ की नदियां पढ़ेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे, टाइगर रिजर्व पढ़ेंगे, ठीक है ना। इतना ही दिमाग आप लोगों का एक बार में ले पाएगा। उम्मीद है सभी साथियों ने बहुत अच्छे से सारी चीजें सीख ली हैं। अब भैया सुनो, अब ये तो हो गई बढ़िया बातें, अब थोड़ी सी 1-2 बातें और सुन लो। ये जो क्लास है ना, ये 10:15 बजे शुरू होती है। आज हम 10 बजे शुरू कर दिए थे किसी कारण से, 10:15 होती है, ठीक है ना, याद रख लेना भाई, ठीक है। दूसरी बड़ी बात हम बता दें, एक होता है भाई वो जो रेफरल कोड वाली बात होती है, वो बतानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि फ्री में ज्ञान ले लियो, लेकिन जो नए ज्ञान जो लेना चाहते हैं वो जान लें, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दें आप लोगों को, हमारा नया बैच जो आ रहा है, इसे आप ले सकते हैं। कहां से ले सकते हैं, क्या कुछ है, वो जान लें, ठीक है। आइए साथियों, तो ये बात है यूपीएससी के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, यूपीएससी में हमारा नया बैच आ रहा है। कल से पॉलिटी का करंट अफेयर शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, पॉलिटी के करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है मेरे कोर्स के साथ साथ, डेली लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, ये तो सारी चीजें मिली जाएंगी। इसके साथ साथ आप लोगों को है ना, इसके साथ साथ जो यहाँ पे पढ़ाने वाले जितने भी टॉप एडुकेटर्स हैं, उन सब की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। मेरे प्यारे साथियों, सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे एक ही रेफरल कोड से। मेरी पुरानी क्लासेस, कितने में ये सारी चीजें उपलब्ध होंगी? फीस है 49,000 यूपीएससी की, जिसमें आपको 44,000 रुपए पे करना है आफ्टर यूजिंग अंकित 10। आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो, दिक्कत हो, तो इस टेलीग्राम लिंक पर चले जाइएगा। इसकी डिस्क्रिप्शन में आपकी सहायता के लिए चीजें लिखी हुई हैं। आइकॉनिक जो प्लान है हमारा, उसकी कीमत 74,000 रुपए है, लेकिन आफ्टर 10% डिस्काउंट वो आपको 67,000 रुपए में प्राप्त होगा। इंडिया की जितनी भी लीडिंग बैंक्स हैं, उनके क्रेडिट कार्ड पर आपको 10 मतलब ईएमआई का ऑप्शन भी उपलब्ध हो जाएगा। प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए बहुत सारे बैचेस हाल ही में शुरू हुए हैं, आप उन बैचेस को भी शुरू कर सकते हैं। होपफुली आपने कल बहुत अच्छे से अंकित 10 के साथ कॉम्बैट दिया होगा। यदि आप ऑप्शनल के साथ भी तैयारी करना चाहते हैं तो प्लस और ऑप्शनल ये दोनों मिलती है 88,000 रुपए में। आइकॉनिक का ऑप्शन मतलब आइकॉनिक और ऑप्शनल मिलता है 88,000 में, और जो प्लस और ऑप्शनल है वो आपको 70,000 रुपए में उपलब्ध हो जाता है बाय यूजिंग रेफरल कोड अंकित 10, यूजिंग 10% डिस्काउंट। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आप सभी साथियों को जरूरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो 10% डिस्काउंट के लिए रेफरल कोड अंकित 10 यूज करिए और कोर्स एक्सेस कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं शाम को 5 बजे। पार्लियामेंट के सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पंजाब सबकी मैपिंग आएगी, सबकी मैपिंग आएगी। बड़े बड़े राज्य जितने भी हैं सारे तो मतलब थोड़ा ज्यादा समय लेते हुए ही आएंगे, बाकी छोटे राज्य जो हैं वो शायद 2-2 दिन एक साथ निपटाए जाएं। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, फिर कल मुलाकात करते हैं, बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, थैंक यू।